हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा नदन ब्लॉटिंग टेक्निक्स पे। हमारा लास्ट वीडियो बेस्ड था सदन ब्लॉटिंग टेक्निक्स पे, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सदन ब्लॉटिंग टेक्निक्स में हमने देखा था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब किसी भी जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने के बाद एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हमने सदन ब्लॉटिंग टेक्निक्स यूज की थी। ठीक है, कि उसमें कौन सी डीएनए की कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसके लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज की थी, सदन ब्लॉटिंग टेक्निक्स। आज का वीडियो हम पता करेंगे आरएनए सीक्वेंस, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, आरएनए। आपको किसी भी सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें आरएनए की पर्टिकुलर कौन सी जीन सीक्वेंस प्रेजेंट है, कौन सा आरएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, या उस जीन का कितना एक्सप्रेशन हो रहा है, एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब वो सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं। सपोज यदि वो सीक्वेंस प्रेजेंट होगी तो वो जीन एक्सप्रेस्ड होगा, यदि सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होगी तो उस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। जीन एक्सप्रेशन का पता लगाने के लिए, या बेसिकली कह सकते हैं पर्टिकुलर आरएनए सीक्वेंस का डिटेक्शन ऑफ आरएनए के लिए नदन ब्लॉटिंग टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, दोनों का बेसिक लास्ट वीडियो में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि डीएनए के डिटेक्शन के लिए सदन ब्लॉटिंग, आरएनए के डिटेक्शन के लिए आरएनए सीक्वेंस का पता करने के लिए नदन ब्लॉटिंग, और प्रोटीन का पता करने के लिए जनरली वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स यूज की जाती है। नदन ब्लॉटिंग सिमिलर है सदन ब्लॉटिंग से ही। जिन्होंने सदन ब्लॉटिंग स्टडी नहीं की है पहले वो वहां जाके सदन ब्लॉटिंग स्टडी कर लें, क्योंकि बेसिक स्टेप्स दोनों की सिमिलर है, कुछ चेंजेस हैं। एज इट इज फॉलो होगी, कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, किन किन स्टेप्स में नदन ब्लॉटिंग कंप्लीट होगी, वो सदन ब्लॉटिंग के सिमिलर ही है। जहां पर डिफरेंस होगा बिल्कुल मैं फोकस करूंगी कि ये पॉइंट सदन में डिफरेंस था, नदन में डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं सदन ब्लॉटिंग टेक्निक। सबसे पहले हमने देखा कि डीएनए से आरएनए क्या है, बेसिकली सेल की न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डीएनए के फॉर्म में। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या बनता है, आरएनए। आरएनए के स्प्लाइसिंग के थ्रू एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। वही एमआरएनए आपका यूज होता है मैसेंजर आरएनए, जो जीन को एक्सप्रेशन को शो करेगा। ये आरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, वही प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा यूज में आती है आपको। ठीक है, जिस जीन का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उससे रिलेटेड प्रोटीन का अमाउंट भी उतना ज़्यादा बनेगा। अब बात करते हैं कि नदन ब्लॉटिंग में जब हम आरएनए का डिटेक्शन पढ़ रहे हैं तो वो आरएनए को डिटेक्ट कैसे करेगा। उसको पढ़ने से पहले एक सिंपल सी बात ध्यान रखिए, डीएनए तो लार्ज अमाउंट में होते हैं, बड़े होते हैं, बट आरएनए कैसे होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए के क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। जब हम डीएनए और आरएनए बेसिक पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि उसमें थाइमिन अमीनो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेसिकली यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड होगा आरएनए। ये सिंगल स्ट्रैंड होने के कारण, सिंगल स्ट्रैंड होने के कारण क्या होता है, सपोज यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया तो ये इससे बेस पेयर कर लेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर मिल गया तो ये इससे बेस पेयर कर लेगा। कॉम्प्लीमेंट्री मिलने के कारण ये कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के बारे में हमने क्या था, डबल स्ट्रैंडेड होंगे, दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाइंड होंगे। दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ये दो है मतलब एडेनिन थाइमिन, 3 है मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं मतलब आपके ग्वानिन और साइटोसिन। तो ये ऐसे बेसिकली डबल स्टैंडर्ड होता है आपका डीएनए। बट आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्ट्रैंड होने के कारण जब वो कॉइल होता है तो वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इस कारण उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब इसको कैसे आप डीनेचर्ड करोगे, कौन सा केमिकल रिएजेंट्स यूज करोगे, किस मेथडोलॉजी के थ्रू डीनेचुरेशन होगा, ये सब देखते हैं। अब बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि नदन ब्लॉटिंग की टेक्निक्स चलती कैसे है। बेसिकली नदन ब्लॉटिंग में किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, किन किन स्टेप्स में नदन ब्लॉटिंग टेक्निक्स कंप्लीट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नदन ब्लॉटिंग टेक्निक्स किन किन स्टेप्स में कंप्लीट होगी। सदन ब्लॉटिंग के केस में हमने देखा था सबसे पहले आइसोलेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, सेम एज इट इज आइसोलेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम जेल। जेल से आपको क्या करना है, आरएनए को आइसोलेट करना, सॉरी सेल से, ये आपकी सेल है, सेल से के न्यूक्लियस से आपने आरएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट आरएनए। आरएनए का आइसोलेशन हो गया। आरएनए को आइसोलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जैसे ही हम आरएनए को आइसोलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में
या आइसोलेटेड आरएनए का जो सैंपल होगा उसे आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रन कराएंगे। बट इसमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब जो एग्रोस जेल होता है, ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी आपके वेल्स जहाँ पे हमको सैंपल को लोड करना है, ये जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस एग्रोस जेल को बनाते टाइम इसमें फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड कर दिया जाता है? बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड कर दिया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर देंगे। क्यों फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर दिया जाता है? क्योंकि यही फॉर्मेल्डिहाइड आपके सिंगल स्ट्रैंडेड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आरएनए की, उसका डीनेचुरेशन कराएगा, उसको डीनेचर्ड करेगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी कारण इसे डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बेसिकली कौन सा रिएजेंट ऐड कर देते हैं? केमिकल रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड जैसे ही आप सैंपल को इसमें लोड करोगे, आरएनए सैंपल को, फॉर्मेल्डिहाइड क्या कर देता है? उसका डीनेचुरेशन कर देता है उसके सीक्वेंस को। अब आरएनए के बैंड्स किसके? उसके मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग मूव कर जाएंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो ऊपर रह जाएगा और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो मूव कर जाएगा। यह हमने सदर्न ब्लॉटिंग में भी देखा था कि मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो ऊपर ही ट्रैप हो जाएगा एग्रोस जेल में, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो ईजिली फास्टर मूव करके डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, उसने मूव कर गया। अब क्या होगा? सेम वही सेपरेशन हुआ। इसके बाद ये एग्रोस जेल हमको पता था, लास्ट सदर्न ब्लॉटिंग में भी हमने देखा था, फ्रेजाइल नेचर का होता है, इसीलिए इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक हम अलग अलग केमिकल सॉल्यूशन से ट्रीट नहीं करा सकते। तो अब इस एग्रोस जेल को हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस एग्रोस जेल की हमें इम्प्रिंटिंग लेनी होगी। इसके ऊपर जो बैंड्स आए उसको इम्प्रिंट करवाएंगे। किसके ऊपर? जनरली हमने सदर्न ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइलॉन फिल्टर पेपर या मेम्ब्रेन यूज की थी। आरएनए के केस में, नदर्न ब्लॉटिंग के केस में हम एबीएम पेपर या एबीएम मेम्ब्रेन यूज करेंगे। अमीनो बेंजॉक्सी मिथाइल मेम्ब्रेन या नाइलॉन शीट जनरली यूज की जाती है, स्ट्रॉन्ग शीट, जो आरएनए के बैंड्स को इम्प्रिंट कर दिया जाता है। जेल पे जो आरएनए के बैंड्स हैं उसे एज इट इज मेम्ब्रेन के ऊपर इम्प्रिंट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? इसमें वॉशिंग नहीं होगी। सदर्न ब्लॉटिंग में हमने NaOH से एल्कली से ट्रीट कराया था, उसको वॉश कराया था। क्यों? क्योंकि हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करना था। इसमें तो ऑलरेडी ये सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में ही है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आप नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले क्या कराएंगे? इसकी बेसिकली इसकी इम्प्रिंट लेंगे। तो आप वही बीकर हमने देखा था, सबसे पहले जेल के सपोर्ट के लिए इसमें क्या भर दिया जाता है? बफर सॉल्यूशन। इसमें क्या फिल कर दोगे आप? बफर सॉल्यूशन फिल करने के बाद जेल के सपोर्ट के लिए ग्लास प्लेट लगा दी जाती है या फिर स्पॉन्ज लगा दिए जाते हैं। इस ग्लास प्लेट के ऊपर आपका जेल पुट कर दिया जाता है। यही जेल, ये क्या है? जेल। ये आपकी ग्लास प्लेट या स्पॉन्ज, ग्लास प्लेट। ठीक है, जेल को पुट करने के बाद इसके ऊपर क्या कर दोगे आप? नाइट्रोसेलुलोज की जगह, नाइलॉन मेम्ब्रेन की जगह एबीएम, अमीनो बेंजॉक्सी मिथाइल मेम्ब्रेन को, ठीक है, इसको रख दिया जाता है एबीएम मेम्ब्रेन को। इसके ऊपर क्या रख देंगे? पेपर टॉवेल्स रख दिए जाते हैं और उसके ऊपर वेट रख दिया जाता है। पेपर टॉवेल्स के ऊपर क्या कर दिया जाता है? वेट रख दिया जाता है। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगी कि कैसे मेथडोलॉजी चलेगी। सबसे पहले बफर सॉल्यूशन। अब कैसे मूव करेंगे? बफर, जैसे ही प्रेशर पड़ेगा वेट जनरेट होगा, कैपिलरी एक्शन होगी, बफर सॉल्यूशन में वाटर क्या करेगा? स्पीड में ऊपर की साइड मूव करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। जेल से होते हुए, स्पॉन्ज से होते हुए जेल के पास जाएगा, जेल से होते हुए वो बफर सॉल्यूशन
बैंड्स को लेते हुए किसके पास चले जाएगा, एबीएम मेम्ब्रेन या नायलॉन शीट पे अटैच हो जाएगा। वो बैंड्स ऐसे के ऐसे एबीएम मेम्ब्रेन पे स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि अब वो बैंड इसके लिए जो मेम्ब्रेन है वो आरएनए के बैंड्स के लिए परमिएबल नहीं है। इसके बाद वो बैंड्स आगे मूव नहीं कर पाएंगे, बट जो बफर सॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब कौन कर लेंगे, या आपके पेपर टॉवेल्स। ये क्या कर लेंगे, क्योंकि स्टैक्स रख दिए जाते हैं पेपर टॉवेल्स के, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे बफर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा मेथोडोलॉजी। सबसे पहले प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट होने के कारण बफर सॉल्यूशन ने कैपिलरी एक्शन की। कैपिलरी एक्शन करने के कारण वो अपवर्ड मूवमेंट करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेंगे। आपके स्पॉन्ज या ग्लास प्लेट से होते हुए वो कहाँ जाएंगे, जेल के पास। जेल से होते हुए सबसे पहले जेल में क्या थे, बैंड्स थे आरएनए के, वो बैंड्स एज इट इज किस पे आ जाएंगे, एबीएम मेम्ब्रेन पे, क्योंकि उन बैंड्स के साथ ही बफर क्या करेगा, एबीएम मेम्ब्रेन पे जाएगा या नायलॉन शीट पे जाएगा। एबीएम मेम्ब्रेन या नायलॉन शीट जो भी आपने मेम्ब्रेन पुट किए हैं उस पर बैंड्स एज इट इज स्टिक हो जाएंगे। ये बैंड्स के लिए इम्परमिएबल होती है मेम्ब्रेन, यहाँ बैंड्स जैसे स्टिक हो जाएंगे। अब जो आपका बफर सॉल्यूशन था उसको एब्जॉर्ब कौन करेंगे, आपके पेपर टॉवेल्स। पेपर टॉवेल्स के स्टैक्स हैं जो बफर सॉल्यूशन को आपका एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करते हो, एबीएम पेपर को रिमूव कर लेते हो या बाहर निकाल लेते हो एज इट इज। जैसे आपके यहाँ पर एग्रोस जेल पे था आपके बैंड्स का पैटर्न, एज इट इज किस पे मिल जाएंगे आपको, एबीएम पेपर पे। आगे का डायग्राम इस साइड मूव करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये नायलॉन शीट या एबीएम पेपर, ये आपकी नायलॉन शीट या एबीएम पेपर, जिस पे आपको क्या मिल चुके हैं, बैंड्स। एज इट इज बैंड्स मिलेंगे जैसे आपके एग्रोस जेल पे थे, बैंड्स मिल गए। अब इन बैंड्स को मेम्ब्रेन पे फिक्स्ड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेशन करेंगे। मेम्ब्रेन का क्या करेंगे, इंक्यूबेशन। कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में रखेंगे, ये हम लास्ट में भी देख चुके हैं। या फिर और अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन से ट्रीट कराएंगे। जैसे इससे ट्रीट कराएंगे, इसमें जो आयरन के बैंड्स है वो क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन पे स्टिक हो जाएंगे। मेम्ब्रेन पे स्टिक हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो एबीएम पेपर है, एबीएम पेपर को ट्रीट कराएंगे। एक बीकर लेंगे जिसमें एबीएम पेपर रखेंगे और प्रोब सॉल्यूशन डालेंगे, प्रोब का सॉल्यूशन डालेंगे। प्रोब सॉल्यूशन डिफरेंट प्रोब से ट्रीट करेंगे। लास्ट में जब मैंने सदर्न ब्लॉटिंग का वीडियो बनाया था तब उसमें मैंने स्टूडेंट्स के कमेंट्स में एक बात नोटिस की थी कि स्टूडेंट्स को बहुत डाउट से कि प्रोब क्या होते हैं, क्या जो सस्पेक्ट होता है या पर्सन होता है उससे प्रोब को आइसोलेट करेंगे। ऐसा नहीं होता है, जो भी पर्सन होता है उससे उसका जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट किया जाता है। प्रोब तो शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो आपको मार्केट में सीक्वेंस मिलती है, रेडीमेड आर्टिफिशियली है, जो छोटी छोटी सीक्वेंस आपको मिलेगी। उस सीक्वेंस को लेबल्ड किया जाता है, रेडियो लेबल्ड सीक्वेंस होती है। प्रोब क्या है, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सपोज हमारे पास किस सीक्वेंस को डिटेक्ट करना था, AUGCU, इस सीक्वेंस को, आरएनए सीक्वेंस को हमें डिटेक्ट करना था। तो इस आरएनए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोब क्या होंगे, यदि डीएनए प्रोब होगा तो T, UB, C, G और T, ठीक है, यूरेसिल या एडेनिन। यदि डीएनए प्रोब होगा तो क्या होगा, एडेनिन लगा देंगे थाइमिन की जगह, इसकी जगह यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एडेनिन, उसमें थाइमिन की जगह क्या होता है, सपोज ये क्या है, थाइमिन, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल लिया आपने, थाइमिन की जगह क्या लिया, यूरेसिल लिया, तो ये एडेनिन। तो थाइमिन की जगह जब आप यूरेसिल लोगे तो अब ये आपका प्रोब था, ये आपका आरएनए सीक्वेंस थी, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना था प्रोब। तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब मार्केट से परचेज किया या आर्टिफिशियली डिजाइन किया। अब उस प्रोब को हम सैंपल में डालेंगे ताकि ये इस सीक्वेंस पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाके बाइंड हो जाए। ये प्रोब कैसे था, रेडियो लेबल्ड या फ्लोरोसेंटली लेबल्ड था। इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोब को पर्सन से आइसोलेट करेंगे क्या, नहीं, पर्सन से तो जेनेटिक मटेरियल ही आइसोलेट होता है। हमें उसकी सीक्वेंस का पता करके उसके अकॉर्डिंग प्रोब डिजाइन किए जाते हैं आर्टिफिशियली शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड से। तो जब हम उसको डिजाइन, आपको पैटर्न मिल जाता है तो प्रोब के सॉल्यूशन में डिफरेंट प्रोब के सॉल्यूशन से उसको ट्रीट कराते हैं जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यदि प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री होगा प्रोब सॉल्यूशन, क्योंकि हमने डाला था कौन सा सीक्वेंस, UACC
CGA का प्रोब सॉल्यूशन, यदि इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका आरएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट है तो वो उससे जाके बाइंड कर जाएगा, और अगर नहीं है तो वहां पे आपको पैटर्न शो नहीं होगा। सेम ऐसे ही होगा, आपके आरएनए में जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो उससे जाके बाइंड कर जाएगा प्रोब। ये प्रोब सपोज बाइंड कर गया, मतलब ये आरएनए सीक्वेंस या ये जीन एक्सप्रेशन को शो करेंगे, यही जीन एक्सप्रेशन होगा, शो करने वाले हैं कि हाँ आपके सेल में ये डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन या डिफरेंट आरएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, या ये पर्टिकुलर आरएनए सीक्वेंस का आपको आइडेंटिफिकेशन करना था। प्रोब से ही आप पता लगाओगे। इसी कारण इस मेथोडोलॉजी को ही क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसे ही क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। यही मेथड क्या कहलाती है आपकी, हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमने आरएनए को आइसोलेट करने के बाद उसको किससे हाइब्रिडाइज कराया है, प्रोब से हाइब्रिडाइज कराया है। तो बेसिक सिंपल हाइब्रिडाइज करा दिया, जैसे ही उससे बाइंड हो गया प्रोब से, अब एक्सरे फिल्म पे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू आप क्या पता करेंगे, इससे ऑटो रेडियोग्राम मिल जाएंगे या फ्लोरोसेंसी शो करेगी वो सीक्वेंस, तो हम उस आरएनए का पता लगा सकते हैं या उसके जीन एक्सप्रेशन को शो उसका पता भी लगा सकते हैं कि ये सीक्वेंस से ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है या इसका एक्सप्रेशन ये होगा। ठीक है, तो नदन ब्लॉटिंग टेक्निक जनरली आरएनए के एक्सप्रेशन या आरएनए का पता लगाने के लिए यूज की जाती है। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ आरएनए, फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ आरएनए या आइसोलेशन ऑफ, सबसे पहले आपने सेल को बर्स्ट करेंगे, वही क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के थ्रू या लाइसिस के थ्रू डीएनए से आरएनए बना। सबसे पहले आरएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेशन ऑफ आरएनए। उसके बाद क्या हुई इसमें, सेकंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या कह देंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिफरेंस क्या था इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही यूज की हमने। बस इस एगेरोस जेल में क्या ऐड कर दिया था आपने, फॉर्मल्डिहाइड ऐड किया। जिस फॉर्मल्डिहाइड ने क्या कहा, आरएनए का डीनेचुरेशन। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जैसे उसके बैंड का सेपरेशन हो गया, उनके मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग हायर बैंड्स ऊपर रह गए, लोअर बैंड्स मूव करके, लोअर मोलिकुलर वेट वाले बैंड्स मूव करके सेपरेट हो जाएंगे, इजीली मूव करके। जैसे ही एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई, नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या किया, उसकी ब्लॉटिंग करी, ब्लॉटिंग या इम्प्रिंटिंग। ब्लॉटिंग करी हमने, इम्प्रिंट किया उसको किस पे, इम्प्रिंटिंग ऑन नायलॉन शीट या एबीएम पेपर। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको एबीएम पेपर पे इम्प्रिंट किया उसको, जो भी आपके एगरोस जेल बैंड्स का सेपरेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ब्लॉटिंग की, इम्प्रिंटिंग की उसकी। इम्प्रिंटिंग करने के बाद एबीएम पेपर को क्या किया आपने, ड्राई किया। एबीएम पेपर को ड्राई किया या उसको जो बैंड्स थे उसे परमानेंट फिक्स किया। ठीक है, उसके बाद एबीएम पेपर को निकाल के ड्राई किया, उसको परमानेंट फिक्सिंग की, किसके थ्रू, आपके यूवी रेडिएशन के थ्रू और हीट के थ्रू। 2 घंटे तक हमने 80 डिग्री सेल्सियस पे उसको ट्रीट किया ताकि उसके आरएनए बैंड्स उस पर परमानेंटली फिक्स्ड हो जाए। फिक्सिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में उसका क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट स्टेप में उस मेम्ब्रेन का हाइब्रिडाइजेशन कराया, हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब। अब ये प्रोब आपके डीएनए प्रोब भी हो सकते हैं और आरएनए प्रोब भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि नदन ब्लॉटिंग टेक्निक में हम आरएनए प्रोब ही यूज करते हैं, डीएनए प्रोब भी हो सकते हैं, आरएनए प्रोब भी हो सकते हैं। यदि डीएनए प्रोब होंगे तो आरएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन होगा, यदि आरएनए प्रोब होंगे तो आरएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन होगा। प्रोब को यूज करने के बाद एक स्टेप और उस प्रोब को यूज करने के बाद वॉशिंग। सपोज जो प्रोब अटैच नहीं हुए हैं, वॉशिंग, उनको क्या इजीली रिमूव हो जाए, वॉश आउट हो जाए। वो जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जुड़ चुके हैं प्रोब वही रहे, बाकी इजीली जो अनअटैच्ड हैं वो वॉश आउट हो जाए। वॉशिंग होती है। वॉशिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप अब होगी, जैसे ही प्रोब हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये प्रोब कैसे थे, रेडियो लेबल्ड प्रोब थे। वॉशिंग होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप होगी ऑटो रेडियोग्राफी या एक्सरे फिल्म के ऊपर हम उसे देख लेते हैं कि कैसे बैंड्स आपको मिल रहे हैं, उससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू उसके ऑटो रेडियोग्राम्स मिल जाएंगे, जिससे हम यह आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं है, या उस जीन का एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है।
ठीक है। तो नदन ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बेसिक एप्लीकेशन ही यही है कि ये जीन एक्सप्रेशन किसी अलग अलग टिश्यूज में, ऑर्गन्स में या डेवलपमेंट स्टेज में उसके जीन एक्सप्रेशन का पता लगाती है कि किस जीन किस अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है, कि कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। ऑन्कोलॉजी बेसिकली कैंसर सेल्स के केस में सबसे ज़्यादा नदन ब्लॉटिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कैंसर सेल्स है उसमें ऑन्कोजीन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, और क्योंकि कैंसर सेल से मतलब ऑन्कोजीन से बनने वाले जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा होगा और ट्यूमर सप्रेसर जीन का एक्सप्रेशन कम हो रहा होगा। तभी तो आप एक कैंसर सेल और एक नॉर्मल सेल को डिफ्रेंशिएट करते हो, क्योंकि नॉर्मल सेल में ट्यूमर सप्रेसर जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब उससे बनने वाला आरएनए का अमाउंट ज़्यादा होगा, उससे बनने वाले प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होगा। जीन का एक्सप्रेशन यही कहेंगे। और आपके ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा, बेसिकली ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन कम होगा। यदि ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा तो मतलब वो सेल किस में कन्वर्ट हो गई, कैंसरस सेल या ट्यूमर सेल में। यदि ट्यूमर सप्रेसर जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा मतलब ट्यूमर को सप्रेस करके रखा है, मतलब वो सेल कैसी है, नॉर्मल सेल है। तो ये था बेसिकली नदन टेक्निक्स। नदन टेक्निक्स क्यों यूज़ करते हैं, आरएनए का डिटेक्शन कैसे करते हैं, उसके बेसिकली एप्लीकेशंस कब हैं, सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, क्यों नदन टेक्निक कहा जाता है। अब डिफरेंस ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। डीएनए में हमने लंबा साइज था इसलिए उसे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंजाइम यूज़ किया था कट करने के लिए, बट आरएनए में ऐसा नहीं करेंगे। जेल के अंदर ही आप केमिकल को ऐड कर दो और उसकी क्या करो, डीनेचुरेशन करवा दो। ऐसा और भी होता है, पॉलीअक्रिलामाइड जेल यूज़ करते हैं, उसमें यूरिया को डाल दिया जाता है ताकि वो डीनेचुरेशन करवा सके, ठीक है। सेकंड स्टेप में इसमें प्रिंटिंग, आपको इम्प्रिंटिंग के लिए एबीएम अमीनो बेंजॉक्सीमिथाइल पेपर यूज़ किया जाता है, मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन शीट्स भी यूज़ की जाती है। बट एडवांस टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ तो उन्होंने एबीएम पेपर के ऊपर इसको देखा कि हाँ कैसे इसके ऊपर इसके डिज़ाइंस आएंगे, तो ठीक है ये यूज़ किया। बाकी सारी मेथड्स आरएनए डीएनए, उसमें डीएनए प्रोब्स ही यूज़ किया जाता है, आरएनए प्रोब्स नहीं, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रोब्स यूज़ किए जाएंगे। बाकी सारी मेथड एज इट इज़ आपकी सदर्न ब्लॉटिंग या ब्लॉटिंग टेक्निक्स की बेसिक प्रिंसिपल पे ही फॉलो है। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।